हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड 4th सेमेस्टर का हिंदी विषय देखेंगे और ये है आपका क्लास नंबर 4। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है अनिवार्य संस्कृत का उच्चारण, वाचन एवं लेखन। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत हम लोग संस्कृत वर्णमाला पढ़ चुके हैं, संस्कृत में वर्ण के भेद भी पढ़ चुके हैं और उसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं व्यंजन के विषय में और स्वर के विषय में भी और अनुस्वार अनुनासिक के विषय में। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों अनिवार्य संस्कृत में शुद्ध उच्चारण। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अनिवार्य संस्कृत में शुद्ध उच्चारण के विषय में हम लोग देखेंगे। अनिवार्य संस्कृत शिक्षण में उच्चारण की अशुद्धियाँ बहुत ही बाधक होती हैं, यानी कि जो भी संस्कृत विषय है हमारा या फिर हिंदी विषय की बात करें तो दोनों में ही अगर सही उच्चारण नहीं हो रहा है तो जो अशुद्धियाँ हो रही हैं वो एक तरह से संस्कृत के उच्चारण में बाधक होती हैं। शुद्ध आचरिक उच्चारण ही भाषा के ज्ञान का प्रथम चरण है, यानी कि जो भाषा है हमारी, अगर उसमें सही ढंग से उच्चारण नहीं होगा तो एक तरह से जो भाषा का ज्ञान है वो अधूरा माना जाएगा। मौखिक भाषा में उच्चारण का विशेष महत्व होता है, क्योंकि उच्चारण की अशुद्धि से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें मौखिक भाषा की, जहाँ पर हम बोल के अपनी बातों को व्यक्त कर रहे हैं भाषा के माध्यम से, तो अगर वहाँ पर हम सही उच्चारण नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पर उच्चारण की अशुद्धि की वजह से जो अर्थ है उसका अनर्थ भी हो जाता है। क्लियर? तो दोस्तों, अब हम देखेंगे उच्चारण के भेद। यहाँ पे देखिए, अनिवार्य संस्कृत शिक्षण में उच्चारण के भेद निम्न है। इसमें देखिए, पहला स्वरकृत भेद, यानी उच्च स्वर से मंद स्वर। स्वरकृत भेद के अंतर्गत क्या आता है? उच्चारण के भेद में उच्च स्वर से मंद स्वर की तरफ जाना। क्लियर? और कालकृत भेद के अंतर्गत समय के अनुसार उच्चारण में अंतर आता है। नंबर 3 पर है स्थानकृत भेद। मुख्य, यहाँ पर देखिए स्थानकृत भेद, मुख्य अवयवों की क्रियाशीलता। और नंबर 4 पर है यहाँ अभ्यांतर प्रयत्नकृत भेद, मुख्य अवयवों के साथ जीव की क्रियाशीलता के अनुसार भेद। और यहाँ पे देखिए नंबर 5 पर है बाह्य प्रयत्न भेद, वर्ण में श्वास की क्रियाशीलता के आधार पर भेद करते हैं। तो दोस्तों, अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न जो होते हैं, इसमें क्या होता है? जो अभ्यांतर प्रयत्न होता है उसमें जो जीव है उसकी क्रियाशीलता के आधार पर ही भेद किया जाता है, और जो बाह्य प्रयत्न भेद होता है इसमें श्वास की क्रियाशीलता के आधार पर ही भेद किया जाता है, यानी कि जो भी ध्वनि निकलती है, वो जो भी स्वर निकलता है मुंह से, उसमें उसके आधार पर ही भेद किया जाता है। क्लियर? अब हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर शुद्ध उच्चारण के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। दोस्तों, शुद्ध उच्चारण के मुख्य तत्व हैं ध्वनि व्यवस्था और बल। नंबर 3 पर है लय, नंबर 4 पर है स्वराघात, नंबर 5 पर है गति और नंबर 6 पर है विराम। तो दोस्तों, यहाँ पे जो जो महत्वपूर्ण है उसके विषय में हम देखेंगे। लय के विषय में, लय क्या होता है सबसे पहले जानते हैं। प्रवाहपूर्ण उच्चारण के लिए लय का होना आवश्यक है, यानी कि भाषा में अगर आपको प्रवाहपूर्ण उच्चारण करना है तो वो एक लय के साथ होता है, और एक अक्षर बोलने के बाद दूसरे अक्षर बोलने के मध्य समान समय देने को क्या कहते हैं? लय कहते हैं। यानी कि कोई भी अक्षर हम बोल रहे हैं, उच्चारित कर रहे हैं, तो उसके बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, कितना गैप होना चाहिए, उसे ही क्या कहते हैं? लय कहते हैं। लय के साथ किया गया उच्चारण प्रवाहपूर्ण होता है, इसलिए संस्कृत या हिंदी उच्चारण के लिए लय का ज्ञान होना आवश्यक है। तो दोस्तों, जो भी भाषा है उसे बोलने के लिए एक लय की आवश्यकता होती है। अगर आप लय के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से बोल रहे हैं तो वो एक इम्प्रेसिव इफेक्ट डालता है, यानी कि प्रभावकारी इंप्रेशन डालता है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं स्वराघात क्या होता है। दोस्तों, आपके एग्जाम में ऐसे ही छोटा छोटा टिप्पणी में आता है कि स्वराघात क्या है, लय क्या है, गति क्या है, विराम क्या है, इसलिए इसके बारे में हम सब जान रहे हैं कि किस तरह से क्या होता है। स्वराघात क्या होता है, विराम क्या होता है, गति क्या होता है, लय। क्लियर? तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं स्वराघात। उच्चारण के समय ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को ही स्वराघात कहते हैं। आरोह अवरोह का मतलब जो ध्वनि हमारे मुंह से निकल रही है वो कितनी तेज कितनी धीमी, इसका मतलब क्या होता है? स्वराघात। उच्चारण में स्वराघात का विशिष्ट महत्व है। उच्चारण करते समय ध्वनियों के ऊपर उठने तथा ध्वनियों के नीचे जाने के लिए आरोह और अवरोह का होना आवश्यक है, यानी कि किसी भी बात को जब हम कर रहे हैं भाषा के माध्यम से तो हमें कितना तेज कितना धीमे
बोलना है, वो जो ध्वनि हमारे मुंह से निकल रही है वो क्या कहलाती है? स्वराघात कहलाती है। इसलिए शुद्ध उच्चारण के लिए स्वराघात पर समुचित ध्यान देकर छात्रों को प्रशिक्षित करना चाहिए। यानी कि कितनी धीमी आवाज़ निकालनी है, कितनी तेज आवाज़ निकालनी है, कहाँ पे हमें किस तरह से भाषा के माध्यम से अपने उच्चारण को ध्यान में रखते हुए बोलना है, वो सब किसके अंतर्गत आता है? स्वराघात के अंतर्गत आता है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं अब गति क्या है। यहाँ पर देखिए, गति का अभिप्राय शब्द समूहों को बिना हिचकिचाहट एवं रुकावट के बोलना। यानी कि जो भी भाषा हम बोल रहे हैं उस भाषा को एक बिना हेजिटेट हुए ही एक गति यानी कि धारा प्रवाह में बोलना ही क्या कहलाता है? गति कहलाता है। और उसमें किसी भी तरह की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, उच्चारण की गति ना अधिक तीव्र होनी चाहिए और ना ही अधिक धीमी होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि हमें जो भाषा हम बोल रहे हैं उसमें गति का विशेष महत्व होता है। यानी कि आप जो भी भाषा बोल रहे हैं उसमें गति का मतलब ये है कि ना ही बहुत तेज हो ना ही बहुत धीमा हो, जिससे कि सामने वाला उसे समझ पाए। क्लियर? प्रवाहपूर्ण उच्चारण के लिए छात्रों को सामान्य गति से बोलने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, जो भी शिक्षक है वो अपने छात्रों को भाषा सीखने के लिए गति पर विशेष महत्व दे, क्योंकि दोस्तों जो गति है वो भाषा को प्रवाहपूर्ण बनाती है। यानी कि किस तरह से वो भाषा को बोले जिससे कि उसका भाषा इम्प्रेसिव हो। क्लियर? तो चलिए देखते हैं आगे विराम के विषय में। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, विराम का अभिप्राय है क्षण भर के लिए रुकना। तो दोस्तों, जब भी लैंग्वेज यानी कि भाषा बोली जाती है तो वहाँ पे विराम का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप लगातार बोलते ही जाओगे तो वो चीज़ें सामने वाले को समझ में नहीं आएंगी। आपको लय, गति और स्वराघात, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम बात करें विराम की, तो विराम का मतलब होता है कि क्षण भर के लिए रुकना। उच्चारण की शुद्धता हेतु विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए रुक रुक कर पढ़ने से लंबे वाक्य भी सरल एवं सुबोध बन जाते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई भी सेंटेंस है जो बच्चों को कठिन लगे, वहाँ पर एक शिक्षक का ये कर्तव्य बनता है कि वो चीज़ों को समझाने के लिए थोड़ा थोड़ा रुक करके बच्चों को पढ़ाए। यानी कि वहाँ पे विराम का प्रयोग करे, जिससे कि वो चीज़ों को और अच्छे ढंग से समझ पाएँ। इसलिए उच्चारण की शुद्धता के लिए विराम चिन्हों का सही ज्ञान होना अति आवश्यक है। क्लियर? तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके बताइएगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ, दोषों को दूर करने के उपाय। यानी कि उच्चारण में क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं उसके विषय में हम जानेंगे और उसके दोषों को हम दूर भी करने के उपाय देखेंगे। तो दोस्तों, संस्कृत शिक्षक को छात्रों में शुद्ध उच्चारण कौशल विकसित करने के लिए सर्वप्रथम इसके मार्ग में जो भी बाधाएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि एक शिक्षक का ये दायित्व है कि जो भी लैंग्वेज में, यानी कि लैंग्वेज को सीखने में जो भी उच्चारण में जो भी अशुद्धियां आ रही हैं, उन अशुद्धियों को वो पहले से ही दूर करे। यानी कि उसको ये पता होना चाहिए कि जो उसका छात्र है वो कहाँ कहाँ पर अटक सकता है, यानी कि उसके लिए कहाँ कहाँ पर बाधाएं आ सकती हैं। तो इसके पश्चात उच्चारण कौशल विकसित करने वाले उपायों का प्रयोग भी करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ देखिए, संस्कृत उच्चारण दोषों से संबंधित समस्याओं का समाधान अनुस्वार एवं अनुनासिक हलंत एवं विसर्ग उचित प्रयोग सिखाकर दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें अगर संस्कृत की, तो संस्कृत उच्चारण में जो भी समस्याएं आती हैं वो मुख्यतः होती हैं अनुस्वार, अनुनासिक और हलंत, विसर्ग। तो इन सब चीज़ों के बारे में बारीकियां छात्रों को बतानी पड़ेंगी कि किस तरह से उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, किस तरह से रुकना है, किस तरह से, यानी कि यहाँ पर छात्रों को लय, गति, विराम के साथ साथ अनुस्वार, अनुनासिक, हलंत, विसर्ग, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देनी होगी। क्लियर? तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे उच्चारण में अनुस्वार, अनुनासिक का प्रयोग, उच्चारण में हलंत का प्रयोग, उच्चारण में विसर्ग का प्रयोग। क्लियर? जैसे दोस्तों, जब हम लोग विसर्ग पढ़ रहे थे तो विसर्ग में
ज्यादातर आहा आता है, आहा। रामावतारा हम लोग पढ़े थे, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सरोजः, सुरेंद्र, पावका। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी, जहां पर हलंत का प्रयोग तो हो रहा है, साथ में जहां पर विसर्ग का प्रयोग हो रहा है, और किस तरह से किस लय में पढ़ना, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। क्लियर दोस्तों, आगे देखते हैं उच्चारण में हलंत का प्रयोग किस तरह से होता है, किस तरह से जो उच्चारण है उसमें हलंत का प्रयोग करने से ही अर्थ चेंज हो जाता है, यानी कि जो भी शब्द है उसका अर्थ चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हलंत शब्द का अर्थ बदलने की शक्ति, जो हलंत शब्द है वो अर्थ बदलने की शक्ति रखता है। तो यहाँ पर देखिए, हलंत शब्द अर्थ बदलने की शक्ति रखता है। हल चिन्ह को लगाकर किसी वर्ण को आधा या स्वर रहित बनाया जा सकता है, यानी कि बनाया भी जाता है। और जैसे पश्चात, यहाँ पे देखिए, पश्चात में ता के नीचे हलंत हो गया, यानी कि ये जो ता है वो अब आधा हो गया है, वो व्यंजन माना जाएगा। क्लियर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ हलंत शब्द तथा उसके अंतर को स्पष्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, हलंत की वजह से एक ही शब्द के अगर उसके नीचे हलंत लग जा रहा है तो उसका अर्थ जो है वो चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए, पहला है जगत। यहाँ पे जगत में ता के नीचे हलंत आ गया तो वो हो गया संसार, और दूसरे जगत में ता के नीचे हलंत नहीं है तो उसका मतलब क्या हो गया, कुएं का चबूतरा। क्लियर। और यहाँ पे देखिए, सन के नीचे ना, यहाँ पे ना के नीचे जो है हलंत आ गया तो इसका मतलब हो गया वर्ष, और वहीं पर अगर सन लिखा है, अगर हलंत नहीं लगा है ना के नीचे, तो उसका अर्थ हो गया जूट। क्लियर। और यहाँ पे देखिए, बम, बम में माँ के नीचे जो है हलंत लग गया तो वो हो गया शिव आराधना का शब्द, यानी कि बम भोले, बम शिव शंकर, इस तरह से जो बोला जाता है तो उसका मतलब शिव आराधना का शब्द है वो। लेकिन अगर केवल बम है जिसमें माँ के नीचे हलंत नहीं है तो वो विस्फोटक गोला हो जाता है। क्लियर। और इसी तरह से अगर हम देखें कीर्तिमान, जिसका मतलब होता है यशस्वी, जहाँ पे ना के नीचे हलंत लगा हुआ है कीर्तिमान में। और अगर नीचे हम देखें कीर्तिमान, तो कीर्तिमान में ना के नीचे हलंत नहीं लगा है तो यहाँ पे उसका मतलब हो जा रहा है रिकॉर्ड। तो दोस्तों ये अंतर होता है हलंत लगे हुए शब्दों में और ना लगे हुए शब्दों में। तो इस तरह से जो उच्चारण है, यानी कि जो भी दोस्त हैं, और विराम, गति, स्वराघात, लय, ये सारी चीज़ें हिंदी में, और साथ ही अगर बात करें हम संस्कृत, यहाँ पे हम लोग संस्कृत से संबंधित पढ़ रहे हैं तो संस्कृत में ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों कल से हम कोशिश करेंगे कि आपको SST की क्लास, यानी कि सामाजिक अध्ययन की भी क्लास प्रोवाइड कर पाएँ। और दोस्तों अभी ये चैप्टर समाप्त होगा तो उसमें हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन जो भी रहेगा वो हम क्वेश्चन पेपर बनाएंगे चैप्टर 1 का। तो उसमें आप टेस्ट दे करके टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसमें आपको टेस्ट मिलेगा इस चैप्टर से संबंधित, और उस टेस्ट को आप अटेम्प्ट करिएगा। और अटेम्प्ट करने के बाद हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। और दोस्तों इससे ये भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है, और मुझे भी ये पता चलेगा कि मेरा जो पढ़ाया हुआ, हमारे जो प्रशिक्षु भाई हैं वो कितना गेन कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड सर्किल में, और इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिएगा। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।